तो वेलकम, जय हिंद प्यारे दोस्तों। फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे शिक्षण अधिगम। ये देखिए लेसन 2 है। ठीक है, इससे पहले हम चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं। आज हम इस वीडियो लेक्चर में लेसन 2 पढ़ेंगे। कंप्लीट पढ़ेंगे, ये नहीं कि इसमें से आपको दोबारा पढ़ना पड़े। ठीक है, एक ही क्लास में ये पूरा चैप्टर खत्म होगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो देखिए संप्रेषण क्या है। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह विचारों, सूचनाओं, भावनाओं, अनुभवों और संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। इसमें एक प्रेषक और ग्रहणकर्ता होता है। यानी देखिए संप्रेषण कैसे होता है। संप्रेषण दो लोगों के बीच होता है। ठीक है, यानी एक होगा प्रेषक, एक प्रेषक होगा। ठीक है, और एक होगा ग्रहणकर्ता। यानी एक बोलने वाला होगा और एक क्या होगा, एक सुनने वाला होगा, तभी तो संप्रेषण होता है। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। देखिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, जानकारियों या भावनाओं का आदान प्रदान ही संप्रेषण है। ठीक है, यानी ये कैसे होता है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच। ठीक है, विचारों का हो या जानकारियों का या फिर भावनाओं का क्या होता है, आदान प्रदान। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संप्रेषण। जैसे शिक्षक का विद्यार्थियों को पढ़ाना। देखिए जब शिक्षक पढ़ा रहा होता है विद्यार्थियों को, तो भी क्या है, एक संप्रेषण है। फिर देखिए समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी देना। ठीक है, इशारों से किसी को कुछ समझाना। अगला है देखिए मोबाइल पर बातचीत करना। देखिए मोबाइल पर भी आप दो लोगों से बातचीत कर रहे हैं या दो से अधिक लोगों से बात कर रहे हैं, तब भी क्या हो रहा है, संप्रेषण हो रहा है। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं लुईस एवं वीगल के अनुसार संप्रेषण की परिभाषा। संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत सूचनाओं, निर्देशों तथा निर्णय द्वारा लोगों के विचारों, मतों तथा अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये परिभाषा किसने दी है, तो लुईस व वीगल के अनुसार है। ठीक है, अगली है देखिए परिभाषा एडगर डेल के अनुसार। संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। संप्रेषण का अर्थ होता है परस्पर विचारों एवं भावनाओं की साझेदारी करना। यानी संप्रेषण क्या है, विचारों और भावनाओं को एक दूसरे को बताना, यानी साझा करना जानकारियों को। तो ये देखिए परिभाषा किसके अनुसार थी, एडगर डेल के अनुसार। तो चलिए समझते हैं संप्रेषण के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। या देखिए कहीं पर इसका घटक लिखा सकता है। ठीक है, यानी संप्रेषण के घटक। तो देखिए पहला होता है प्रेषक। प्रेषक मतलब बोलने वाला, जो संदेश भेजता है। ठीक है, और दूसरा होता है संदेश यानी मैसेज, जो जानकारी भेजी जाती है। ठीक है, और तीसरा होता है देखिए माध्यम, यानी संप्रेषण का क्या होता है, माध्यम, जिससे देखिए आप संप्रेषण भेज रहे हैं। ठीक है, जैसे भाषा है, इशारा है या चित्र है। ठीक है, फिर अगला देखिए कौन होता है। अब जो हम चीजें जिससे संप्रेषण के माध्यम से भेज रहे हैं, तो किसके पास जाएंगी, प्राप्तकर्ता। तो अगला होगा देखिए प्राप्तकर्ता, जिसे कहते हैं रिसीवर, जो संदेश को प्राप्त करता है। ठीक है, फिर देखिए पांचवा है प्रतिक्रिया यानी फीडबैक। संदेश के उत्तर में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया ही, जैसे कि आपने कोई संदेश भेजा। ठीक है, तो जब प्राप्तकर्ता के पास पहुंची, ठीक है, उसने देखा, जानकारी को प्राप्त किया, फिर वो कोई आपको फीडबैक देगा। ठीक है, कि उसको जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी या अच्छी नहीं लगी। अगला है देखिए संप्रेषण दो प्रकार का होता है। यानी संप्रेषण के अगर प्रकार पूछा जाए तो कितना होता है, संप्रेषण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है शाब्दिक संप्रेषण। ठीक है, जिसे हम कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। और दूसरा है अशाब्दिक संप्रेषण, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं शाब्दिक संप्रेषण। ठीक है, शाब्दिक संप्रेषण वर्बल कम्युनिकेशन, जब हम अपने विचारों, भावनाओं या सूचनाओं को शब्दों के माध्यम से प्रकट करते हैं। ठीक है, चाहे वह बोलकर हो या लिखकर, तो उसे हम शाब्दिक संप्रेषण कहा जाता है। यानी शाब्दिक संप्रेषण किसे कहते हैं, जब हम देखिए कोई बोलकर, ठीक है, या लिखकर अपने भावों या विचारों को प्रकट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, शाब्दिक संप्रेषण। ठीक है, देखिए दूसरी परिभाषा देख लीजिए। शब्दों के प्रयोग से किया गया संप्रेषण शाब्दिक संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, यानी शब्दों के प्रयोग से किया गया संप्रेषण शाब्दिक संप्रेषण कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए कि जो शाब्दिक संप्रेषण है वो दो प्रकार का होता है। यानी शाब्दिक संप्रेषण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, एक होता है मौखिक संप्रेषण। ठीक है, और दूसरा एक होता है लिखित संप्रेषण।
मौखिक को क्या कहते हैं, जैसे ओरल कम्युनिकेशन। देखिए जब आप बातचीत करते हैं तो कभी देखिए ओरल मतलब आपस में बातचीत कर रहे हैं तो ये कैसा है, मौखिक संप्रेषण। और लिखित क्या है, जब हम आप देखिए लिख कर संप्रेषण करते हैं, यानी अपने भावों और विचारों को लिख कर जब व्यक्त करते हैं तो उसे हम कहते हैं लिखित संप्रेषण। तो देखिए पहला समझिए मौखिक संप्रेषण क्या होता है, जिसे हम कहते हैं ओरल कम्युनिकेशन। इसमें बोली गई भाषा का प्रयोग होता है, ठीक है? यानी हम जो भाषा बोल रहे हैं, ठीक है? उसका प्रयोग हो रहा है। जैसे कि आमने-सामने बातचीत या फ़ोन पर बात करना, ठीक है? जैसे या तो आप आमने-सामने बैठे होंगे तब बातचीत कर रहे होंगे, ठीक है? ये भी एक मौखिक संप्रेषण है। या आप अगर फ़ोन पर किसी से बात कर रहे हैं, तो ये भी मौखिक संप्रेषण है। जैसे उदाहरण, 2 लोगों की बातचीत, ठीक है? भाषण, रेडियो पर समाचार और कक्षा में शिक्षक की व्याख्या। यानी जब कक्षा में शिक्षक व्याख्या कर रहा होता है किसी टॉपिक की, तो ये कैसा है, मौखिक संप्रेषण। चलिए अब समझते हैं लिखित संप्रेषण, रिटन कम्युनिकेशन। इसमें लिखित शब्दों के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान होता है, ठीक है? यानी हम इसमें विचारों को क्या करते हैं, लिख कर व्यक्त करते हैं, ठीक है? जैसे पत्र लिखना, ईमेल भेजना, ठीक है? यानी जब हम पत्र लिखते हैं तो उसमें देखिए हम किस प्रकार संप्रेषण कर रहे हैं, लिख कर रहे हैं। ईमेल में भी जब आप भेजते हैं तो पहले उसमें लिखते हैं, ठीक है? फिर इसके बाद आप भेजते हैं। और देखिए रिपोर्ट है और पुस्तकें और लेख हैं, ये सब क्या हैं? लिखित संप्रेषण। अब देखिए इसका पार्ट है दूसरा, अशाब्दिक संप्रेषण, यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अशाब्दिक का मतलब होता है जिसमें देखिए हम शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है? यानी बिना बोले संप्रेषण हो तो उसे हम कहते हैं अशाब्दिक संप्रेषण। जैसे जब कोई व्यक्ति बिना शब्दों का प्रयोग किए अपने विचारों, भावनाओं या जानकारी को दूसरे तक पहुंचाता है तो उसे अशाब्दिक संप्रेषण कहा जाता है, ठीक है? यानी बिना बोले हम अपने विचारों और भावनाओं को अगर दूसरे तक पहुंचा रहे हैं तो उसे हम क्या कह देते हैं, अशाब्दिक संप्रेषण। तो देखिए होता कैसे है, यानी दूसरी परिभाषा देख लीजिए, बिना शब्दों के हाव भाव, इशारों, चेहरे की अभिव्यक्तियों आदि से किया गया संप्रेषण अशाब्दिक संप्रेषण कहलाता है। तो देखिए अशाब्दिक संप्रेषण के प्रकार कौन-कौन से हैं? यानी जो हम अशाब्दिक संप्रेषण होते हैं, उनके कौन से टाइप होते हैं? हम बिना बोले कैसे अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं? तो देखिए पहला है हाव-भाव, ठीक है? हाथों, उँगलियों या शरीर के अन्य अंगों से किए गए इशारे। जैसे आप कभी बिना बोले भी अपनी बातों को व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है? हाथों के इशारों से हैं, उँगलियों के इशारों से या शरीर के अन्य किसी अंग से, ठीक है? जैसे हाथ हिलाकर अभिवादन करना, ठीक है? ये भी तो एक बिना बोले हम संप्रेषण कर रहे हैं। अंगुली दिखाकर दिशा बताना, ठीक है? जैसे आपसे कोई दिशा पूछता है तो कभी-कभी क्या करते हैं, आप बोलते नहीं हैं और अपने हाथ से अंगुली आप इशारा कर देते हैं, तो वहाँ पर भी तो संप्रेषण हुआ। उंगली से ओके का संकेत दिखाना, ठीक है? जैसे देखिए आप जब बिना बोले कभी-कभी आप उँगलियों के इशारे से कोई बढ़िया चीज़ है तो उसका देखिए आप इशारा करके संकेत करके आप बता देते हैं, तो ये भी क्या है, अशाब्दिक संप्रेषण। अगला है देखिए मुख भाव यानी फेशियल एक्सप्रेशन से आप क्या कर सकते हैं, देखिए अशाब्दिक संप्रेषण कैसे, चेहरे की अभिव्यक्तियों के माध्यम से भावनाएं व्यक्त करना। यानी हम आप चेहरे के देखिए जो एक्सप्रेशन होते हैं उनसे अपने हाव भाव को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, मुस्कुराना, जैसे आप मुस्कुरा रहे होते हैं तो दूसरा व्यक्ति समझ जाता है कि आप खुश हैं, ठीक है? यानी भौहें चढ़ाना, अब जैसे आप इस प्रकार अपना फेस बना रहे हैं, जैसे भौहों को ऊंचा नीचा कर रहे हैं, इससे लग रहा है कि आप गुस्से या हैरानी में हैं, कुछ सोच रहे हैं। अगला है देखिए नेत्र संप्रेषण। कैसा है नेत्र संप्रेषण, आई कांटेक्ट। आंखों के माध्यम से किया गया संप्रेषण, जैसे ध्यान देना, शर्माना या डर दिखाना। ये क्या है देखिए नेत्र संप्रेषण, ठीक है? उदाहरण देखिए, आंखों में आंखें डालकर बात करना। यानी जब भी आप देखिए किसी की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, तो क्या है आत्मविश्वास को दिखाता है, ठीक है? ये भी नेत्र संप्रेषण है। और देखिए ये जो नेत्र संप्रेषण है, आप आँखों के इशारों से देखिए बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं। नज़रें चुराना, झिझक या झूठ, ठीक है? जब भी आप देखिए नज़रें चुरा रहे हैं इसका मतलब है या तो आप झिझक रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। अगला है देह भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज, ठीक है? शरीर की शक्ति, चाल-ढाल और बैठने या खड़े होने का तरीका। जैसे झुक कर बैठना, यानी आप नम्रता दिखा रहे हैं, ठीक है? पोलाइटली बैठे हैं, ठीक है? और देखिए अगर अकड़ कर चलना, यानी ज़्यादा भौकाल दिखाना, इसका मतलब क्या होता है घमंड में है, ठीक है? ये ज़्यादातर
कभी कभी लड़के ज्यादा करते हैं। बस 4 या 5 दिन जिम चले जाएं, बस देखिए उनको अकड़ कर चलना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि तुरंत बॉडी बिल्डिंग हो गई हो, बॉडी बिल्डर बन गए। इतना भौकाल से चलते हैं जैसे, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को ऐसे देखा है जो ऐसा 4 या 5 दिन ही जिम जाएंगे और इसके बाद ऐसे भौकाल से चलेंगे जैसे कि एक ही दिन में सब बॉडी बन गई। अगला है देखिए पांचवा, स्पर्श यानी टच। शारीरिक संपर्क से भावनाओं को व्यक्त करना। ठीक है, जैसे उदाहरण है हाथ मिलाना। ठीक है, हाथ मिलाना, फिर कंधे पर हाथ रखना और गले लगाना। चलिए अगला समझते हैं संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारक। यानी संप्रेषण, यानी अगर बातचीत को अगर प्रभावित कर रहा है तो कौन-कौन से ऐसे कारक हैं जिनसे संप्रेषण प्रभावित होता है? तो देखिए पहला तो है भाषा, ठीक है? यदि प्रेषक और प्राप्तकर्ता की भाषा अलग-अलग है या शब्दों की समझ में फ़र्क है, तो संप्रेषण प्रभावित होगा, ठीक है? यानी इसका मतलब ये है अगर प्रेषक जो बोलने वाला है, उसकी भाषा मान लीजिए इंग्लिश है, ठीक है? वो अंग्रेजी बोल रहा है और जो दूसरा व्यक्ति है जो प्राप्तकर्ता रिसीवर है, वो हिंदी बोल रहा है, तो देखिए यहाँ पर संप्रेषण अच्छे से नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर भाषाई जो डिफरेंस पाया जा रहा है, ठीक है? जब तक एक भाषा नहीं होगी, तब तक संप्रेषण अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो भाषा का सबसे ज़्यादा रोल होता है यहाँ पर। जैसे उदाहरण समझिए, अगर कोई अंग्रेजी में बोले और सामने वाला केवल हिंदी समझता हो, तो अर्थ नहीं समझ पाएगा, ठीक है? अगला है देखिए ध्वनि और शोर। देखिए संप्रेषण को ध्वनि और शोर भी प्रभावित करते हैं। जैसे भीड़-भाड़, मोबाइल की आवाज़, ट्रैफ़िक आदि जैसे बाहरी शोर संप्रेषण में बाधा डालते हैं। ठीक है? तीसरा है देखिए शारीरिक मानसिक स्थिति, फिजिकल मेंटल स्टेट, स्टेज होगा यहाँ तक। तो चलिए देखते हैं, जैसे बीमारी है, थकान, क्रोध, डर या मानसिक तनाव भी व्यक्ति की समझने और बोलने की क्षमता को प्रभावित करता है। ठीक है? चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए धारणा और पूर्वग्रह यानी परसेप्शन और प्रेजुडिस। यानी यदि कोई व्यक्ति पहले से ही किसी बात को लेकर राय बना चुका है, तो वह नया संदेश सही से नहीं समझ पाएगा। ठीक है? जैसे देखिए आपने कभी किसी व्यक्ति के प्रति ऐसी धारणा बना ली है कि मुझे इसकी बात सुननी नहीं है, तो चाहे जितना अच्छा संदेश बताए या कोई जानकारी बताए, आप उसकी बात पर ध्यान नहीं देंगे। ठीक है? क्योंकि आपने पहले से ही उसके प्रति धारणा बना ली है। ठीक है? अगला है देखिए संप्रेषण माध्यम, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो माध्यम देखिए बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। जैसे गलत या कमज़ोर माध्यम, जैसे टूटी-फूटी भाषा। यदि अगर आप टूटी-फूटी लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं तो संप्रेषण प्रभावित होगा। और खराब इंटरनेट है, अगर इंटरनेट सुविधा सही से नहीं है, तब भी आपका संप्रेषण नहीं अच्छे से हो पाएगा। जैसे हम यहाँ पर पढ़ा रहे हों, अगर आपको देखिए सारी चीज़ें सही से प्रॉपर वे में अगर ना वहाँ पर पहुँचे, तो आपका देखिए वो हमारे बीच में जो संप्रेषण है वो सही से नहीं हो पाएगा। ठीक है? यानी हमारी बातें जो हैं आप सही से नहीं समझ पाएँगे। अगर देखिए यहाँ पर अगर माइक बंद कर दी जाए और हम ऐसे ही पढ़ाएँ, तो क्या होगा कि माइक के बिना आपको देखिए आवाज़ हमारी आएगी नहीं, तो आप अच्छे से समझ नहीं पाएँगे। जैसे अस्पष्ट लिखावट, और देखिए लिखावट जो है अगर अच्छी नहीं है, तब भी देखिए यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा संप्रेषण पर, ठीक है? और देखिए इसीलिए देखिए लिखावट अच्छी होनी चाहिए, जो कि सबके समझ में आनी चाहिए, ठीक है? देखिए अगला है शारीरिक दूरी, ठीक है? बहुत ज़्यादा दूरी या तकनीकी समस्याएँ जैसे खराब नेटवर्क संप्रेषण को बाधित कर सकती हैं, ठीक है? तो चलिए अब आगे समझते हैं संप्रेषण का महत्व, ठीक है? संप्रेषण से व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और जानकारियों को दूसरों तक पहुँचाता है, ठीक है? यानी संप्रेषण के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों, भावों को और जानकारी को दूसरे तक पहुँचाता है। दूसरा यह आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा देता है, ठीक है? अगला है देखिए अच्छे संप्रेषण से रिश्ते मजबूत होते हैं और विश्वास बढ़ता है, ठीक है? अगला है यह समस्या के समाधान में सहायता करता है और गलतफ़हमियों को दूर करता है। यानी देखिए संप्रेषण का एक ये भी महत्व है कि अगर आपके पास कोई समस्या है तो उसका समाधान में सहायता मिलती है और गलतफ़हमियाँ दूर होती हैं। अगला है देखिए नेतृत्व और प्रबंधन में संप्रेषण का आवश्यक भूमिका निभाता है। और छठा पॉइंट है शिक्षा और सीखने की प्रक्रिया में संप्रेषण की महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी शिक्षा और सीखने की प्रक्रिया में संप्रेषण की महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला है देखिए
यह व्यक्ति को प्रेरित करता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है। ठीक है? तो चलिए अब देखिए, अब इससे रिलेटेड हम संप्रेषण से संबंधित कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ठीक है? जिससे आपको पता चल जाएगा कि इससे किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए, तो देखिए क्वेश्चन है, संप्रेषण होना चाहिए स्पष्ट, विश्वसनीय, क्रमबद्ध या उपरोक्त सभी। तो देखिए ऑप्शन सही होगा उपरोक्त सभी। ठीक है? इसमें ए बी सी डी हम लिखना भूल गए हैं, ऑप्शन डायरेक्ट लिख दिया हमने। अगला देखिए, संप्रेषण का वास्तविक अर्थ है। तो देखिए संप्रेषण का वास्तविक अर्थ है, समझिए, सूचनाओं को भली प्रकार प्रेषित करना, सूचनाओं पर भाषण देना, या शिक्षक और छात्र के बीच वार्तालाप होना, या इनमें से कोई नहीं। तो संप्रेषण का वास्तविक अर्थ है सूचनाओं को भली प्रकार प्रेषित करना। ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है? तो देखिए संप्रेषण के प्रकार कितने हैं, चार हैं या दो हैं या तीन हैं या पांच हैं। तो अभी हमने पहले शुरुआत में ही पढ़ा हमने, संप्रेषण जो होता है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है शाब्दिक, ठीक है, और एक होता है अशाब्दिक। संप्रेषण कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का। चौथा सवाल है, देखिए संप्रेषण के घटक हैं। तो प्रेषक, संदेश, ग्राही, ठीक है, या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी होगा, यानी संप्रेषण के ये सभी घटक हैं तीनों। अगला सवाल है, यानी अगला प्रश्न है, संप्रेषण की प्रक्रिया होती है एक पक्षी, द्विपक्षी या बा दोनों। तो देखिए संप्रेषण है जो द्विपक्षी होता है। ठीक है? दो लोगों के बीच में संप्रेषण होता है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।